हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। डर निकालो और पढ़ना सीखो। ये सिर्फ थंबनेल बनाने के लिए नहीं लिखा गया है। अपनी स्पेशल क्लास के शुरुआती 5 मिनट के अंदर आपको ये वाली फीलिंग आ जाएगी। इंग्लिश में डर क्यों लगता है? सेंटेंस लंबा होता है और आपको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, क्या मीनिंग इसका निकालूँ। और ये डर तभी निकल पाएगा जब बड़े सेंटेंस को आपको प्रोसेस करना आए। मैंने द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को उठाया है और आपके साथ इस क्लास में ब्रेक करूंगा आपके सामने। इस टेक्निक को आप सीखें और किसी भी सेंटेंस को पढ़ने की कला को समझें। क्लास को चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर सेंटेंस में कुछ हिडन एरर्स भी हैं जो आप ब्रेक करते हुए पकड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यूनिक कंटेंट अपने आप में। आप खुद ही मुझे बताते हैं सर यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा इस तरीके से। फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर से क्लास को एक लाइक दें ताकि इन क्लासेस को मैं लाता रह सकूँ। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। देखो, बड़ा सेंटेंस है, पढ़ोगे तो इसमें आपके 30-40 सेकंड निकल जाएंगे। एक बार इसको एक कॉमन सी रीडिंग दे रहा हूं मैं, फिर इसको ब्रेक करूंगा। टू अचीव जेंडर पैरिटी अ स्लू ऑफ मेजर्स मस्ट बी इन प्लेस फ्रॉम इंश्योरिंग दैट गर्ल्स डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ हायर एजुकेशन। अचीव करने के लिए जेंडर पैरिटी को, लैंगिक समानता को, आदमी और औरत के बीच में इक्वालिटी को, एक स्लू ऑफ मेजर्स की हमें ज़रूरत है। एक मेजर्स यानी कदमों की एक स्लू। स्लू का मतलब होता है झड़ी या जत्था। ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको, सीरीज बोल सकते हैं। तो आपको एक श्रृंखला या जत्था चाहिए बहुत सारे कदमों का। और कदम कौन कौन से होंगे? ये होने चाहिए इन प्लेस, अपनी जगह पे। और ये कदम कौन से हैं? फ्रॉम इंश्योरिंग, यहाँ से लेकर के, इंश्योर करने से लेकर के इस चीज़ को कि लड़कियाँ जो हैं, गर्ल्स, ड्रॉप आउट ऑफ ना करें या ना छोड़ें हायर एजुकेशन को। 12वीं के बाद में कॉलेज जाएं और अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करें, ड्रॉप आउट ना करें। प्रोवाइड करना होगा उन लड़कियों को जॉब स्किल्स, काम करने की कला। इंश्योर करना होगा सेफ्टी को, उनकी सुरक्षा को एट द वर्क प्लेस, काम करने की जगह पे। और हेल्प करना होगा, हेल्प देम, कि वो कीप करें, बनाए रखें एक जॉब को अपनी शादी के बाद। और ये काम कैसे करेंगे? शेयर करके, साझा करके उनकी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो है चोर्स की यानी कामों की, जो घर पे रहते हैं, हाउस होल्ड में रहते हैं। लंबा सेंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड, मोटा मोटा मीनिंग आपने निकाल लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके समझो, ये सेंटेंस कैसे बना है, फिर मीनिंग 100% है ना वैसे निकलेगा आपका, कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, सेंटेंस को अगर समझना हो तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक जो है ना स्ट्रक्चर बननी चाहिए। टू अचीव जेंडर पैरिटी। टू अचीव यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है और किसी काम के मकसद को बता रहा है। मकसद बताने वाला जो फ्रेज होता है वो कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। रीजन बता देगा, वाई का रिप्लाई करेगा, यानी मकसद बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा। कह रहा है जी अचीव करने के लिए लैंगिक समानता को। अच्छा, होना क्या चाहिए इसके लिए? होना ये चाहिए अ स्लू ऑफ मेजर्स, कई सारे कदमों का एक जत्था। ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। स्लू सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, स्लू ऑफ मेजर्स जो है ना, कई कदमों का जो ग्रुप है, ये सब्जेक्ट है। तो इसको आप पूरे को एक सब्जेक्ट मान के चले। स्लू ऑफ मेजर्स को नाउन फ्रेज है। अच्छा, इस मेजर्स के स्लू को क्या होना चाहिए? इसको मस्ट भी, होना ही चाहिए। मस्ट भी यहाँ पे बन जाएगी इसकी वर्ब। और होना चाहिए इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है इन फोर्स या इन एग्जिस्टेंस। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ पा रहे हो, हिंदी में इसको बोलेंगे अपनी जगह पे। जब कोई चीज़ अपनी जगह पे आ जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो वो इन प्लेस आ जाती है ना। तो ऐसे ही एक बहुत सारे कदमों को भी आपको एक्टिवेट करना है, इनफोर्स करना है, इन प्लेस लाना है। अब ये कदम कौन कौन से हैं? इसने बताया एक रेंज बता के, फ्रॉम से। कह रहा है जी यहाँ से फ्रॉम, कि आप इंश्योर करें, इस चीज़ को पक्का करें। इंश्योर करना, सुनिश्चित करना या पक्का करना। और पक्का क्या करना है? दैट लगा के बताएगा। दैट एक कंजंक्शन है, जैसे ही कंजंक्शन आएगी आपको नया सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट नंबर 2 बन जाएगा गर्ल्स। वर्ब होगी इसकी डू नॉट ड्रॉप। पक्का ये करना है कि लड़कियां ड्रॉप आउट ऑफ हायर एजुकेशन ना हो, अपना जो है कॉलेज वॉलेज बीच में ना छोड़े। तो पहली चीज़ ये इंश्योर करनी है इनको, फ्रॉम इंश्योरिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है जी प्रोवाइड करना है इनको जॉब की स्किल्स। तीसरी चीज़ ये है इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है सेफ्टी को वर्क प्लेस में, ऑफिस में। और चौथी चीज़ ये है जी उनको हेल्प करना है, एंड लगा के बता रहे हैं, हेल्प करना है कि वो एक जॉब को रख सकें, बनाए रख सकें, चलती रहे उनकी नौकरी शादी के बाद में भी, आफ्टर मैरिज। और ये काम कैसे होगा? ये काम तभी होगा जब उनके आदमी, उनके घर वाले घर के कामों में उनका हाथ बटाएंगे, ताकि वो दिन में नौकरी करके शाम को, समझ गए ना, घर को संभाल सके। तो ये काम होगा जी बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चोर्स एट होम। ये जो बाय से बनने वाला पूरा फ्रेज है,
ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। कैसे होगा ये काम? जब उनके आदमी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मैनर यानी तरीके को बता रहा है, हाउ का रिप्लाई करने वाला फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। ये जो मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ बीच बीच में, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रामर को मेरे साथ बेसिक से सीखा है, डिटेल में सीखा है, उससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा एडवर्ब्स को अलग करने का। चलो, ज़्यादा ये बीच में माइंड मत किया करो, टेक्निकल बातें सबके लिए नहीं है, बिना टेक्निकल सीखे भी आप इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। जेंडर पैरिटी को अचीव करने के लिए बहुत सारे कदमों को अपनी जगह पे होना चाहिए, इन प्लेस होना चाहिए, इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और ये कदम कहाँ से कहाँ तक है? एंश्योर करने से लेकर के हैं इस चीज़ को कि लड़कियाँ कॉलेज ना छोड़ें, और वहाँ से है प्रोवाइड करने तक उनको जॉब वाली स्किल्स, और एंश्योर करने तक उनकी सेफ्टी को उनके काम करने की जगह पे, और हेल्प करने तक उनको कि वो अपनी जॉब को बनाए रख सकें शादी के बाद। और ये हेल्प करने का काम होगा कि अगर उनसे आप शेयर करें, साझा करें जिम्मेदारियों को जो घरों के कामों की होती है, चोर्स की होती है एट होम। ये है जी पूरी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में पेज क्या है जी? स्ट्रक्चर में गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं? देखो, गलती है जी इसमें फ्रॉम वाली स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ में टू का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू बनारस, ऐसा ही लिखूंगा ना। फ्रॉम जयपुर टू अहमदाबाद। तो फ्रॉम एंश्योरिंग दिस थिंग, फ्रॉम एंश्योरिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग एंड दिस थिंग टू दिस थिंग। समझ पाए मेरी बात को? बड़ा आसान है ये भाई। फ्रॉम डूइंग दिस थिंग, डूइंग दिस थिंग, डूइंग दिस थिंग टू डूइंग दिस थिंग। तो ये स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी। अगर ये स्ट्रक्चर आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप पूरी रेंज नहीं बता पा रहे हो। तो अगर मुझे इसको सही करना हो तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम और लास्ट में लिख दूंगा टू। तो ये तो है जी एरर नंबर 1, फ्रॉम टू का कॉम्बो हमने खराब कर दिया है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे काम करने हैं, पहले यहाँ से तीनों काम और यहाँ तक करने हैं चौथा काम, टू लगा दो लास्ट में। दूसरी गलती वो आपको देखते ही पकड़ में आ गई होगी। अगर सर फ्रॉम टू का कॉम्बो चल रहा है, फ्रॉम टू का कॉम्बो चल रहा है और फ्रॉम और टू प्रेपोजिशंस हैं तो इनकी वर्ब हमेशा होगी, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा होगी आईएनजी फॉर्म में। फ्रॉम एंश्योरिंग जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ प्रोवाइड की जगह प्रोवाइडिंग लिखना होगा, एंश्योर की जगह एंश्योरिंग लिखना होगा, और यहाँ एंड की जगह जब टू लगाया तो यहाँ भी हेल्पिंग लिखना होगा। फ्रॉम डूइंग दिस थिंग, फ्रॉम डूइंग दिस थिंग, फ्रॉम डूइंग दिस थिंग टू हेल्पिंग या डूइंग दिस थिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का पैरेललिज्म जो है ब्रेक हुआ है। पैरेललिज्म क्या होता है? शुरू में आप जब जैसा लिख रहे हो स्ट्रक्चर को आगे वैसा ही चलाओ, है ना। शुरू में कुछ और स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ इंश्योरिंग लिखा है, फिर यहाँ पे बेस फॉर्म लगा रहे हो, तो ये पैरेललिज्म नहीं है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हो आप। तो इस तरीके से इन तीनों एरर्स को आपको पकड़ना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़। राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेक्स्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कांस्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। कह रहा है जी, द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स इन कन्विंसिंग चाइना विच आर्ग्यूबली होल्ड्स द मोस्ट स्वे ओवर मॉस्को इवन सेंडिंग अ डेलीगेशन वर अनदर ब्लो। छोटा सेंटेंस है लेकिन ये वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना, उस टाइप का सेंटेंस है। तो इसको ब्रेक करके समझोगे आप इसमें एरर्स कहाँ हैं। देखो, अगर इस सेंटेंस को समझना हो तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कह रही है? कह रहा है जी, जो फेलियर है नाकामयाबी है। फेलियर एक नाउन है, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो, सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब चाहिए लेकिन वर्ब आगे दी नहीं हुई, आगे ऑफ प्रेपोजिशन दी हुई है और उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का, इस मीटिंग को बुलाने वाले लोगों का, है ना, ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, फेलियर किस काम में है? फेलियर है इन कन्विंसिंग, कन्विंस करने में, मनाने में। कन्विंस करना, किसी आदमी को किसी काम करने के लिए तैयार करना, और यहाँ पे कन्विंस किया जा रहा है चाइना को। कह रहा है ये जो नाकामयाबी है, असफलता है मीटिंग के ऑर्गेनाइजर्स की,
कि वो मना सकें चाइना को, रूठे हुए फूफा को, चाइना को। और कौन सा चाइना? अब देखो चाइना के बारे में कॉमा लगा के कुछ और बताया गया है। देखो ये कॉमा और फिर एक और कॉमा, बीच में लगाया हुआ है विच। तो ये विच बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों का काम कर रहा है, नए क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये वही चाइना है जो यकीनन, आर्ग्यूबली मतलब यकीनन, होल्ड करता है, रखता है। विच की वर्ब हो गई होल्ड्स। और क्या रखता है भाई चाइना? सबसे ज़्यादा प्रभाव यानी कि स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। और किसके ऊपर रखता है? ये रखता है मॉस्को के ऊपर, रशिया के ऊपर। तो कह रहा है इस चाइना को बनाने में जो फेलियर है ना, और ये फेलियर किस चीज़ को बनाने का, कि यहाँ तक कि सेंड किया जाए एक डेलीगेशन को, एक डिप्लोमेट्स की टीम को। डेलीगेशन क्या होता है? किसी कंट्री से 4-5 डिप्लोमेट्स किसी मीटिंग में जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं डेलीगेशन। कि ये डेलीगेशन को भी एक सेंड कर दे इस मीटिंग में। कह रहा है ये फेलियर अपने आप में एक दूसरा ब्लो था, एक बहुत बड़ा झटका था। मतलब चाइना को इतना भी नहीं मनाया जा सका कि तुम तो मत आओ, तुम तो नहीं आओगे, हमें पता है मीटिंग में तुम नाराज हो, नहीं आओगे, लेकिन अपने छोटे मोटे 4-5 ऑफिसर तो भेज दो, डेलीगेशन भेज दो अपना। 2-3 अफसर होंगे उसमें, 1-2 आईएएस रैंक के, 1-2 जो है डिप्लोमेट्स होंगे। चाइना को ये इतना भी नहीं मना पाए कि वो 4 आदमी इस मीटिंग में भेज सके। जैसे आप किसी से नाराज होते हो तो उसके फंक्शन में नहीं जाते हो, लेकिन घर के किसी आदमी को भेज देते हो। तो चाइना ने घर का भी कोई आदमी नहीं भेज पाया। ये इनका फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का। मीनिंग निकाला आपने? चलो अब इसमें एरर्स कहाँ हैं? ब्रेक करोगे तभी समझ में आएगा। देखो एरर यहाँ है जी, ये फेलियर जो है ना, फेलियर ये है सब्जेक्ट। और इस तरीके से ब्रेक करके आपने देखा तो वर्ब बनेगी इसकी वर। ये सेंडिंग क्या है ये हमें अभी देखना है। फेलियर की वर्ब सेंडिंग नहीं हो सकती, फेलियर किसी को कुछ सेंड नहीं कर रहा। और सेंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। मेन वर्ब तभी बनेगी जब इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर होगा। भाई आपको सब्जेक्ट की मेन वर्ब चाहिए ना, फेलियर की मेन वर्ब तो कुछ सेंडिंग बन नहीं सकती। अगर मेन वर्ब इसको बनना हो तो आईएनजी फॉर्म कभी भी मेन वर्ब बनने से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लेगी। आई एम कमिंग, शी इज गोइंग, दे आर स्लीपिंग, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो वो भी नहीं लगा हुआ, तो फेलियर की वर्ब वर ही बन सकती है। और वर को आपको वर्ब बनाना गलत होगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वॉज। तो एक एरर तो इसमें ये है जो आप वैसे सिंपली पकड़ सकते हो। अब देखो एडवांस्ड वाली एरर, ये जो कन्विंस वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस सेंटेंस को एक काम करो, इतना ही समझो आप। इस सेंटेंस को ऐसा समझो, ये बीच वाला है ही नहीं, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भूल जाओ। तो कन्विंस करना है चाइना को, और क्या कन्विंस करना है? कि वो सेंड करे एक डेलीगेशन, यही तो कन्विंस करना है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश में, मैं लिखूंगा, देखते ही आपको याद आ जाएगी। कन्विंस या परसुएट समवन टू डू समथिंग। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है सर मुझे तो नहीं पता थी, अगर आप रीडिंग करते हो तो स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से आपने देखी होगी, हजारों बार देखी होगी। परसुएड करना, मनाना, कन्विंस करना किसी इंसान को, समवन को, कि वो कोई काम कर दे। ही परसुएडेड मी टू गो विद हिम, उसने मुझे मना लिया उसके साथ जाने के लिए। आई कन्विंस्ड हर टू हेल्प मी, मैंने उसे मना लिया मेरी मदद करने के लिए। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजर्स कुड नॉट कन्विंस चाइना टू सेंड अ डेलीगेशन। आई बात समझ में? द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स इन कन्विंसिंग चाइना टू सेंड अ डेलीगेशन वॉज अनदर ब्लो। ऐसे ये सेंटेंस बना हुआ है। बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन देख रहे हो जो चाइना के लिए आई है, हो सकता है इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ना बन पाए इसकी वजह से, तो इसको अलग कर दो, है ना, इसको अलग करके मीनिंग अलग से निकाल लो इसका। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कन्विंस चाइना टू सेंड, और यहाँ पे लिखना चाहिए वॉज। चलिए थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। कह रहे जी दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंजॉयड अ 4-point लीड ओवर मिस्टर मोदी अमंग respondents in Uttar Pradesh when asked about his preference for prime minister's post must alarm the BJP। कह रहे दैट ये बात की, कौन सी बात? कांग्रेस के लीडर जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने इंजॉय किया एक 4 पॉइंट की लीड को। इंजॉय करने का मतलब होता है मज़ा उठाना या किसी चीज़ का फ़ायदा लेना। राहुल गांधी ने फ़ायदा उठाया, मज़ा उठाया 4 पॉइंट की बढ़त का, और ये बढ़त थी मिस्टर मोदी के सामने। और ये बढ़त कहाँ हुई? उन रिस्पोंडेंट्स में हुई, उन रिस्पॉन्ड या प्रतिक्रिया देने वालों में हुई उत्तर प्रदेश में, जब उनसे पूछा गया, आस्क अबाउट किया गया उनकी प्रेफरेंस को, उनके चुनाव को, उनकी चॉइस को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। तो जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए 10 लोगों ने बोला कि हमें पीएम चाहिए वो, तो राहुल गांधी को 14 लोगों ने बोला कि हमें राहुल गांधी पीएम चाहिए।
कह रहा है जी ये बात जो है ना राहुल गांधी इंजॉय कर रहे हैं 4 पॉइंट की लीड को यूपी में रिस्पोंडेंट्स के बीच में, रिस्पोंडेंट्स जिनसे सवाल पूछा गया और जिन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया। और जब ये तब पूछा गया जब उनसे प्रेफरेंस पूछी गई पीएम की पोस्ट की। कह रहा है ये बात जो है ना इसको अलार्म कर देना चाहिए बीजेपी को। अलार्म करना यानी चिंतित करना, हैरान परेशान या वरीड करना। तो इस बात से बीजेपी को परेशान होना ही चाहिए। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर अपने ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके आप समझोगे इसमें एरर्स कहाँ हैं। देखो दैट जब भी आए और इसके बाद में कोई नाउन रखा हो और उस नाउन की खुद की भी कोई वर्ब हो तो दैट जो है ना ये भी एक वर्ब बनाने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। ये अलग सब्जेक्ट होगा और इसकी आपको एक अलग से वर्ब मिलेगी। और दैट सिंगुलर होता है तो दैट की वर्ब भी आपको सिंगुलर ही मिलेगी। ठीक है, दैट को मैं सब्जेक्ट नंबर 1 मान रहा हूँ। वर्ब आगे जहाँ मिलेगी वहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया राहुल गांधी, वर्ब हो गई इसकी इंजॉयड। इंजॉय किसको किया? 4 पॉइंट की लीड को मिस्टर मोदी के ऊपर। और इंजॉय कहाँ किया? रिस्पोंडेंट्स के बीच में, उत्तर प्रदेश में। ऐसे लोग जिनसे सवाल पूछा गया और जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया इन सवालों का, सर्वे का, यूपी के अंदर। कह रहा है जी और कब हुआ है काम? अब ये पूरा फ्रेज देखना, व्हेन आस्क अबाउट हिज प्रेफरेंस फॉर द पीएम्स पोस्ट। जब पूछा गया उन लोगों से उनकी प्रेफरेंस के बारे में, चुनाव या चॉइस के बारे में पीएम की पोस्ट के लिए। ये लोगों ने अपने आप रिस्पॉन्ड नहीं किया। पहले इनको पूछा गया कि आपको पीएम कौन चाहिए, राहुल गांधी को बनाना है, स्मृति ईरानी को बनाना है या नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। तो इन लोगों ने क्या बोला? हमें राहुल गांधी को पीएम बनाना है। 4 लोग फालतू ही बोल रहे थे राहुल गांधी के लिए बजाय मिस्टर मोदी के हिसाब से। ठीक है, तो जब इन लोगों से पूछा गया उनकी प्रेफरेंस के बारे में, प्रेफरेंस आप समझ गए होंगे, उनकी चॉइस के बारे में, इस चीज़ को अलार्म कर देना होगा। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब यहाँ पे बन जाएगी। वर्ब नंबर 1 मस्ट अलार्म द बीजेपी। अलार्म करना, हैरान करना। अब देखो गलती कहाँ है, दिखी या नहीं दिखी ये बताओ। देखो मुझे बताओ ये प्रेफरेंस किसकी है? प्रेफरेंस के आगे मैंने हिज लगाया है। हिज का मतलब है या तो राहुल गांधी की है, नरेंद्र मोदी की है। 2 ही आदमियों के नाम है। आदमियों के लिए हिज आता है, औरतों के लिए हर आता है। राहुल गांधी की प्रेफरेंस पूछी गई थी क्या पीएम कौन बनेगा? अरे भाई राहुल गांधी के लिए लोगों से पूछा गया था पीएम किसको बनाना है, राहुल गांधी को बनाना है या नहीं बनाना। ये प्रेफरेंस राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये यूपी के लोगों की है। जब इन रिस्पोंडेंट से पूछा गया था तो हिज प्रेफरेंस गलत है, यहाँ लिखना पड़ेगा देयर प्रेफरेंस, क्योंकि ये लोग हैं, प्लूरल है, इनके लिए दे बनेगा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और अगर इसको आपको पजेसिव बनाना हो तो देयर प्रेफरेंस आप लिखेंगे। माई प्रेफरेंस, योर प्रेफरेंस, देयर प्रेफरेंस, हिज प्रेफरेंस, हर प्रेफरेंस, इट्स प्रेफरेंस। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आपको बनाना होगा देयर लगा के। अब देखो दूसरी एरर, ये जो आप आस्क अबाउट देख रहे हो ये वर्ब कहाँ से आई? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा फ्रेज है व्हेन आस्क्ड अबाउट, यहाँ देयर आ जाएगा, देयर प्रेफरेंस फॉर द पीएम्स पोस्ट। ये पूरा फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। इन लोगों ने कब दिए 4 उसकी लीड? जब इनसे पूछा गया आप चाहते क्या हो। ये टाइम बताने वाला फ्रेज है। और यहाँ पे आस्क जो है ना इसको आपको लिखना चाहिए आस्क्ड। अब आप पूछो सर आस्क्ड क्यों लिखा जाए? देखो इन लोगों से पूछा गया है, इट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज पीपल। इसी हैज़ बीन आस्क्ड को या वॉज आस्क्ड को आप पास्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं हैज़ बीन या वॉज को निकाल के। अगर मैं इसको पूरा डिटेल में लिखना चाहूँ क्लोज बना करके, मैं ऐसा लिख सकता हूँ व्हेन दीज पीपल या रिस्पोंडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर प्रेफरेंस। तो वो पूरा नहीं लिखा मैंने इसको एक क्लोज से फ्रेज में बदल दिया। दीज पीपल को, सब्जेक्ट को निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब वर को भी निकाल दिया और इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। ये वही रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे पूछा गया था। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? पास्ट पार्टिसिपल जो है हमेशा पैसिव होता है। ब्रोकन हार्ट मतलब टूटा हुआ दिल। दिल कौन टूटा हुआ है? टूटा क्या हुआ है? दिल टूटा हुआ है। तो ये ब्रोकन जो है पास्ट पार्टिसिपल दिल के ऊपर काम करेगा, दिल को तोड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे बर्न्ड हाउस, बर्न्ड मतलब जला हुआ, हाउस मतलब घर, तो घर के ऊपर काम हो रहा है बर्न्ड का। वैसे ही पीपल, रिस्पोंडेंट्स, व्हेन आस्क्ड अबाउट, जब इनसे पूछा गया, जब इनसे सवाल खड़े किए गए। ठीक है ना? तो आस्क को आपको आस्क्ड में पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना होगा। और पूरा समझना हो तो इस क्लोज को ऐसा समझे व्हेन दे वर आस्क्ड अबाउट देयर प्रेफरेंस। तो ये है जी आपके एरर नंबर 2। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जिस बच्चे ने पार्टिसिपल मेरे साथ किए हैं वो तो वैसे ही समझ गया होगा। बाकी लोग एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, 1-2 बार और करवाऊंगा इस एरर को एडिटोरियल्स में, फिर आप इसको देखते ही समझ जाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे ड्राइविंग है, एक बार सीख लेते हो तो फिर देखते ही पता है आपको कहाँ ब्रेक लगानी है, कब ओवरटेक करना है। तो ये ऐसा ही आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नया कॉन्सेप्ट है, एडिटोरियल क्लासेस में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।
चौथा सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज क्विज, इसी तरीके से इसको ब्रेक करना। 2 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है, 2 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे मैंने एरर्स को डाल दिया है, सेंटेंस को सही करके मैच करके अपनी एरर्स खुद बताना कमेंट सेक्शन में कितनी आपको पता लगी और आप समझ पाए, ठीक है, कमेंट्स में डालना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरा देखने वाले बच्चे, लास्ट तक देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा। क्लास सब समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो PDI लिख दिया करो ताकि इनको मैं रिपीट कर सकूं। कुछ समझ में ना आया हो तो भी कमेंट सेक्शन खुला है, मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे किसी कन्फ्यूजन को अगर हो तो कमेंट्स में सॉल्व करने की। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन।